बाबूलाल मरांडी का सोरेन सरकार पर आरोप, अस्पतालों में केवल अफसरों का हो रहा इलाज, गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहा इलाज। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जागा प्रशासन। रांची में दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए डीसी ने मजिस्ट्रेट के साथ की बैठक, दवा दुकानों के बाहर रेड लिस्ट लगवाने के दिए निर्देश। पलामू उपायुक्त और एसपी ने किया कोविड अस्पताल का निरीक्षण, अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का लिया जायजा, उपायुक्त ने डॉक्टर को दिए अहम दिशा निर्देश। जमशेदपुर के बाजार में लगे भीषण आग में जलने से 2 दुकानें जलकर खाक, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबर के साथ ही, और पूरा ये बुलेटिन हम आपको झारखंड से रूबरू करवाते हुए करेंगे। तो राजधानी रांची में प्राइवेट अस्पतालों में गरीब मरीजों के इलाज को लेकर बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला करते हुए अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि निजी अस्पतालों में सिर्फ धनी और ऑफिसर का ही इलाज हो रहा है, जबकि गरीब इस सेवा से वंचित है। इस मामले को गंभीर बताते हुए बाबूलाल ने सीएम सोरेन से वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम बनाकर इसकी जांच कराए जाने की बात कही है। और उसके बाद फिर झारखंड के बारे में हमने पता की कि झारखंड के जो निजी अस्पताल है, खास करके रांची का जो बड़े अस्पताल है, निजी अस्पताल, वहाँ पर गरीब मरीजों की इलाज नहीं हो रहा है, वहाँ रसूखदार लोगों का ही इलाज हो रहा है, पहुँच पैसे वालों का ही इलाज हो रहा है, या फिर बड़े बड़े अफसरों का हो रहा है। ये बड़ा दुखद स्थिति है। और हम ही ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी खुल करके उसको कहा था कि इस पर मॉनिटरिंग होना चाहिए, देखरेख होना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कुछ नहीं किया। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी। कुंदन जी, जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी वो हेमंत सोरेन पर सवाल खड़े करते हुए ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए कोरोना पेशेंट्स को, लेकिन वो मुहैया नहीं कराई जा रही है, बल्कि जो रसूखदार लोग हैं केवल उनको ही मदद का हाथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई नजर आती है? देखिए सुरभि, एक स्थापित सत्य यह है कि कोरोना संक्रमण के दौरान जहां राज्य सरकार अपने सरकारी अस्पतालों में हो, चाहे रिम्स की बात कर लें, सदर अस्पताल, तमाम जिलों के सदर अस्पतालों की बात कर लें, या जितने सरकारी अस्पताल हैं, जमशेदपुर के अस्पताल हों, धनबाद, दुमका, अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज हो रहा है और इन्हें अब सामान्य अस्पताल नहीं, कोविड-19 अस्पताल के तौर पर डेवलप किया जा चुका है। वहीं बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए मुख्यमंत्री का ध्यान निजी अस्पतालों की तरफ खींचने की कोशिश की है। सुरभि, इसमें कोई दो राय नहीं है कि निजी अस्पतालों ने इस समय आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की है, जहां पर मरीजों को भर्ती करने से लेकर उनके डिस्चार्ज करने तक की पूरी प्रक्रिया पैसों पर ही टिकी हुई है। यह काफी दुखद स्थिति है। राजधानी के तमाम निजी अस्पतालों को तो इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां पर मरीजों का उचित इलाज उचित दर पर किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे अस्पतालों से शिकायतें जरूर मिल रही हैं जिन अस्पतालों में पैसों के बल पर रसूखदार लोगों का ही इलाज किया जा रहा है। लेकिन कोरोना के इस संक्रमण ने एक भेद जरूर मिटा दिया है। इसने न पैसा देखा है न पावर देखा है, रसूखदार लोगों की भी मौतें होती हमने देखी हैं। जिस तरीके से मीडिया के दिग्गज लोगों की मौत हुई है कोरोना संक्रमण की वजह से, राजधानी रांची में लगभग 10 से अधिक, माफ कीजिएगा, झारखंड में लगभग 10 से अधिक पत्रकार अपनी कोरोना से संघर्ष करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा कई सारे अधिकारियों की भी मौत होते देखी। आज ही बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का निधन हुआ। अब कहा यह जा सकता
सकता है कि इस बीमारी ने तमाम भेदभाव मिटा दिए हैं, लेकिन कुछ अस्पतालों ने जिस तरीके से मानवता को धता बताते हुए, आपदा में अवसर तलाशते हुए इसे एक रोजगार, एक पैसे कमाने का अवसर के तौर पर लेना शुरू किया है, वो अपने आप में काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। और राजधानी के कुछ अस्पतालों के बारे में शिकायतें मुख्यमंत्री सचिवालय तक भी गई हैं, मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी बातें हैं, और उन्हीं बातों को बाबूलाल मरांडी ने एक वीडियो जारी करके यह बात कही है और मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम बनाकर इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाए, ताकि जो निर्धन हैं, जो बड़े अस्पतालों में अपने इलाज को नहीं अफोर्ड कर सकते, उनका भी वहां पर उचित इलाज संभव हो सके। सुरभि, लेकिन कुंदन जी, 2 दिन पहले भी बाबूलाल मरांडी का इसी तरीके का ट्वीट देखा गया था, एक स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया था हेमंत सोरेन को लेकर के, और ये कह दिया था कि हेमंत सोरेन की सरकार में ऐसा दृश्य भी देखा जा रहा है, जबकि पीएम केयर फंड से अगर केंद्र की तरफ से वेंटिलेटर्स भी भेजे गए हैं, 574 कुल वेंटिलेटर्स उन्होंने आंकड़ा भी जाहिर किया और कहा कि भेजे तो गए हैं, कागजी तौर पर यह भी दिखा दिया गया है कि इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन हकीकत कुछ और है। जमीनी स्तर पर जब इस बात का पता लगाया जाता है तो 574 कहने की यानी कि कागजी तौर पर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, वेंटिलेटर अभी तक इंस्टॉल भी नहीं हुए हैं। देखिए सुरभि, एक चीज़ यह भी फैक्ट है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के इस दूसरे स्ट्रेन ने पूरे देश के साथ साथ झारखंड पर हमला किया है, वो अपने आप में काफ़ी अचानक से हुआ, आप कह सकते हैं, हमला है। और इस महामारी ने जो विकराल रूप लिया है, वेंटिलेटर्स किस संख्या में आए, वो कहाँ कहाँ किन अस्पतालों को मुहैया करा गए, और ख़ास करके झारखंड के जितने सरकारी अस्पताल हैं और जिला मुख्यालयों में जितने सदर अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में कितने वेंटिलेटर आज की तारीख में पीएम केयर्स फंड के द्वारा भेजे गए हैं और वहां पर स्थापित किए गए हैं, इसकी राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है। यह आरोप प्रत्यारोप की बात है, और खास करके बाबूलाल मरांडी ने जिस तरीके से इस मौके पर तमाम आरोप लगाए हैं मौजूदा सरकार पर, और खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पूरी व्यवस्था पर उंगली उठाने की कोशिश की है। देखिए, एक सबसे अहम बात यह है कि पीएम केयर्स फंड के द्वारा 574 वेंटिलेटर्स प्राप्त होने की तस्दीक राज्य सरकार ने भी नहीं की है। अब जहां राज्य सरकार एक तरफ इस बात का रोना रो रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा महामारी के इस मौके पर भी उन्हें उचित संसाधनों से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। आज से एक दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए थे, जहां उन्होंने कहा था कि महज 8 करोड़ 40 लाख रुपये सेवाओं के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया है। तो यह देखिए, राजनीति है सुरभि, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष के बीच में जारी रहता है। साथ ही केंद्र और राज्य के बीच में विभिन्न राजनीतिक गठबंधनों के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है, उसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं राज्य और राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब केंद्र सरकार के द्वारा जो समान संसाधन भेजे जा रहे हैं राज्यों में, उन संसाधनों का किस तरीके से इस्तेमाल राज्य में हो रहा है, या राज्य जिस तरीके से केंद्र सरकार की अनदेखी का रोना रो रही है, अब वो कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक वह जायज़ है, यह भी एक कह सकते हैं कि खोजबीन का पहलू है। लेकिन झारखंड की जनता के बीच में आज की तारीख में जो स्थिति उत्पन्न है, संसाधन कम है, संक्रमण का स्तर ज़्यादा है। अब अहम यह है कि हम इस नुकसान को, इस आपदा को कम से कम कितना इफेक्ट होने दे पाते हैं राज्य में, यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पूरी व्यवस्था को तय करना है। बिल्कुल, क्योंकि ये भी देखा जा रहा था कुंदन जी कि 1 मई से जिस तरीके से वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया का भी एक तरीके से ऐलान किया गया था, लेकिन अब वही देखा जा रहा है कि लॉकडाउन की भी घोषणा करने की बात कही जा रही है झारखंड में भी, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो लॉकडाउन की, क्योंकि जो जिस तरीके से गाइडलाइन जारी किए गए थे उसमें भी अभी वो दायरा बढ़ाया जा सकता है, कुछ और भी महत्वपूर्ण जो मूल बिंदु है उनको भी और जोड़ा जा सकता है। और वैक्सीन की भी अगर बात की जा रही है, क्योंकि अगर बाबूलाल मरांडी ये कह देते कि वेंटिलेटर्स तो पीएम केयर फंड से मुहैया कराए जा रहे हैं, तो वैक्सीन का जिक्र नहीं करते हैं, तो वाकई राजनीति तो हो ही रही है इस पूरे मामले पर। देखिए, जहाँ तक राज्य में लॉकडाउन की बात है, तो 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मिनी लॉकडाउन पार्ट 1 चलाया गया, और 28 तारीख की दोपहर में मुख्यमंत्री ने इसे 1 सप्ताह के लिए और आगे बढ़ा दिया, जो अब मिनी लॉकडाउन या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पार्ट 2 6 मई की सुबह 6 बजे तक लागू है। 5 तारीख को फिर से आपदा प्रबंधन प्राधिकार की, उसके बाद राज्य आगे का निर्णय लेने
कि क्या यह लॉकडाउन 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा या इसे और बढ़ाए जाने की संभावना है, बढ़ाए जाने की संभावना है। लेकिन बाकी राज्यों में जिस तरीके से संक्रमण का स्तर है और बाकी राज्य जिस तरीके से इस संक्रमण से प्रभावित हुए हैं, तो उम्मीद यही की जा रही है कि राज्य में अभी लॉकडाउन और आगे लंबा चल सकता है। लेकिन एक चीज़ यह भी स्थापित हो रहा है सुरभि कि इस लॉकडाउन ने अपना दिखाना शुरू कर दिया है। मैं बार बार इस बात की चर्चा करता आ रहा हूं कि कोरोना संक्रमण से बचाव कहीं कुछ हो सकता है तो राज्य को लॉकडाउन की जरूरत है। साथ ही साथ टीकाकरण अभियान को सख्ती से और तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है और एक एसओपी जो है कोविड-19 का, मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग, इन तमाम चीजों का पालन करके ही हम राज्य को कोरोना संक्रमण के इस चपेट से कम नुकसान होने से बचा सकते हैं। और खास करके दूसरी बात यह है कि इस लॉकडाउन के दौरान जब दूसरा सप्ताह कल से शुरू हुआ है, इस दौरान सख्तियां थोड़ी और बढ़ा दी गई हैं। जहां दुकानों को शाम के 8 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया था, दूसरे सप्ताह में दुकानें महज दोपहर के 2 बजे तक खुली रहेंगी। 3 बजे के बाद सड़कों पर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। घरों से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। और खास करके दूसरी बात यह है कि 3 बजे के बाद सड़कों पर निकलने के बाद जो भी व्यक्ति पाए जा रहे हैं, पुलिस और प्रशासन के द्वारा उन्हें कड़ी पूछताछ की जा रही है और उन्हें घरों में ही रहने का निर्देश भी दिया जा रहा है। और इसका असर स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। एक सप्ताह के आंकड़ों के बाद पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े निकल कर आए थे, पहली बार ऐसा हुआ है कि उन आंकड़ों में बहुत तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। और साथ ही साथ लगभग 5100 संक्रमित लोग जब पिछले 24 घंटे में पाए गए थे, उसमें एक बड़ी संख्या ऐसी भी थी जो संक्रमित स्वस्थ होकर घरों को लौटे हैं। यह दोनों आंकड़े राज्य के स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर होने की कदम में बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से राज्य में लॉकडाउन का यह दूसरा हफ्ता चल रहा है, इस उम्मीद यह की जा रही है कि अब संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम होगी और झारखंड को बहुत जल्दी ही इस संक्रमण से निजात मिलने की संभावना है। सुरभि। बिल्कुल कुंदन जी, क्योंकि अभी जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी एक भी मौका ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं जब वो हेमंत सरकार पर हमलावर हो और लगातार उन्हें नसीहतें भी दे रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर झारखंड सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो ठोस कदम कोरोना को लेकर के उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि वाकई में जो आंकड़े हैं, जो 2 सप्ताह की अगर हम बात कर रहे हैं तो पिछले 2 सप्ताह में वो आंकड़े घटे हैं और जो संक्रमितों के आंकड़ों में इजाफा लगातार दर्ज किया जा रहा था, उसमें गिरावट भी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये तो एक तरीके से सियासी तौर पर एक वो कोशिशें में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से राज्य सरकार को ये बताया जा सके कि हम जब थे सरकार में तो ज्यादा कुछ हम राज्य के लिए कर सकते थे, लेकिन आपकी सरकार है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ कमियां आ रही हैं। तो ये केवल सियासी जमीनी स्तर पर हो रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है, क्योंकि झारखंड सरकार लगातार अपने लोगों की मदद के लिए लगी हुई है। कुंदन जी, देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, झारखंड सरकार का पूरा मंत्रिमंडल और साथ ही साथ अधिकारियों की पूरी टीम जिस तत्परता के साथ कोरोना संक्रमण से प्रभावित मरीजों की देखभाल में और उनके उचित इलाज में लगी पड़ी है, और साथ ही साथ कई सारे रास्ते निकाले जा रहे हैं जिन रास्तों की पर चलकर झारखंड को कोरोना संक्रमण से बचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही एक दूसरी लड़ाई भी झारखंड की सरकार लड़ रही है, अपने पड़ोसी राज्यों को और देश के दूसरे राज्यों को मदद पहुंचाने की। एक फील्ड में और ऑक्सीजन सप्लाई में, ऑक्सीजन की आपूर्ति में हम दूसरे राज्यों को बहुत हद तक आगे बढ़कर सहयोग कर रहे हैं। झारखंड के 2 शहर बोकारो और जमशेदपुर, इन दोनों शहरों से लगातार प्रतिदिन टनों की मात्रा में लगभग उम्मीद यह की जा रही है कि 200 टन प्रतिदिन बोकारो और जमशेदपुर से ऑक्सीजन की सप्लाई देश के दूसरे राज्यों में हो रही है। अगर बाबूलाल मरांडी की बात की जाए तो आपदा की इस घड़ी में ज़रूरत इस बात की है कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वह इस आपदा में अवसर तलाश न करते हुए एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं और रचनात्मक सहयोग और समर्थन तथा रचनात्मक सलाह राज्य सरकार को दें ताकि राज्य की जनता का भला हो सके। महज राजनीति चमकाने के लिए और राजनीति परोसने के लिए कोई बयान या किसी तरीके का वीडियो अगर जारी किया जाता है तो इसकी भर्त्सना भी होनी चाहिए, इसको कंडेम भी करने की जरूरत है, क्योंकि राज्य सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है। जो स्वास्थ्य संसाधन राज्य सरकार के पास उपलब्ध हैं
उन संसाधनों का बेहतर उपयोग करके किस तरीके से राज्य की जनता को राहत पहुंचाया जा सकता है। आप देखें जो इनोवेटिव प्रयोग राज्य में किए जा रहे हैं, कोविड सर्किट की बात और कल्पना दूसरे राज्यों में अभी तक नहीं की गई है, ना ही लागू किया गया है। लेकिन झारखंड ने 4 शहरों में कोविड सर्किट का निर्माण करके उस शहर के लोगों को नज़दीकी निकटवर्ती सीमावर्ती जिलों में उनके इलाज की व्यवस्था की है। और साथ ही साथ उम्मीद यह की जा रही है कि अगले 24 घंटे में 2-3 और जिलों को कोविड सर्किट्स के साथ जोड़ दिया जाएगा, ताकि उन शहर के उस जिले के कोरोना संक्रमितों को वहाँ पर उनके शहर में अगर बेड मुहैया नहीं हो पा रहा है तो उनको नज़दीकी जिलों में उन अस्पतालों में बेड मुहैया कराकर उनका उचित इलाज सुनिश्चित किया जा सके। तो कई तरह के प्रयोग और प्रयास किए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा, और मुसीबत की इस घड़ी में ज़रूरत है राज्य सरकार को नैतिक और भौतिक समर्थन देकर, ताकि झारखंड की जनता को जल्दी से जल्दी कोरोना संक्रमण के इस प्रभाव से निकाला जा सके। बिल्कुल कुंदन जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपनी बातें रखने के लिए। वाकई ये बेहद ज़रूरी है इस मुश्किल घड़ी में कि जो राजनीतिक दल है, तमाम राजनीतिक दलों को इस वक्त एक साथ होकर, एकजुट होकर इस कोरोना महामारी से लड़ना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू करना चाहिए। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तो लालू के जमानत के बाद पूरे आरजेडी परिवार में खुशी का माहौल है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस का मानना है कि जैसे ही लालू बाहर आएंगे, वैसे ही सिर्फ बिहार झारखंड की ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीतिक समीकरण बदलेगी। बता दें कि लालू यादव के हाई कोर्ट की ओर से जमानत दी जा चुकी है। इसकी राजनीति पर असर पड़ेगी। लालू जी एक ऐसे शख्स हैं जो गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष के महान योद्धा हैं, और निश्चित तौर पे उनके बाहर आने से ही एक तरह से विपक्ष में हलचल मच गई है। तमाम खेमे में खलबली है कि लोगों को भय है कि लालू जी आ रहे हैं। इसका भय लोगों को सताने लगा है, और निश्चित तौर पर देश, बिहार और झारखंड नहीं, पूरे देश में लालू जी के आने से प्रभाव पड़ेगा। तो लालू प्रसाद यादव को जैसे ही हाई कोर्ट से जमानत दी गई, आपने भी सुना कि किस तरीके से अब आरजेडी में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, और खास तौर पर लालू यादव के घर परिवार में बेहद खुश लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन वहाँ यहीं पर अगर झारखंड की भी बात की जाए तो झारखंड से जुड़े हुए जो भी लोग, अगर जो पॉलिटिक्स में, जो राजनीतिक तौर पर लालू प्रसाद यादव को जानते हैं, तो वो उनके बारे में ये भी जानते हैं कि किस तरीके से केवल बिहार नहीं, झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश का जो राजनीतिक समीकरण कहा जाता है वो बदलाव देखा जा सकता है, उसमें बदलाव दर्ज किया जा सकता है। इस पे अधिक जानकारी के लिए संवाददाता करिश्मा सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। करिश्मा, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के बाहर आते ही वाकई में जो सियासी समीकरण है उसमें बदलाव देखा जाएगा, तो किस प्रकार के बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं तमाम दिग्गज नेता? जी सुरभि, देखिए सबसे पहले बात जो है, लालू प्रसाद यादव जो उनका कोषागार अवैध निकासी के मामले में जो सजा काट रहे थे, उनको 17 तारीख को जमानत दे दी गई थी। लेकिन जो जमानत की प्रक्रिया थी वो क्योंकि बार काउंसिल बंद था कोरोना के दौर के लिए, लेकिन अब भी जो उनको जमानत मिल गई है, और लगातार जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि जितनी भी राजनीति समीकरण है उसमें बदलाव आएगा। देखिए जिस तरह लालू प्रसाद यादव जब जेल गए थे, पहले की जो बिहार की देखें तो बिहार की स्थिति उन लोग के ऐसे कहने पे कि बिहार की स्थिति उस समय बहुत ही अच्छी थी, तो साफ तौर पे ये कार्यकर्ता का इशारा है कि अगर जब लालू प्रसाद यादव बाहर आएंगे तो जो राजनीतिक की जो अभी सिचुएशन है उसमें जरूर बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेगा। जी सुरभि। जी करिश्मा, लेकिन अगर समीकरण की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बदलाव वाकई सियासी तौर पर देखा जाएगा, तो वहीं अगर लालू प्रसाद यादव के घर वालों की माने तो उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी लालू प्रसाद यादव को अभी रेस्ट करने की ज़रूरत है, आराम फरमाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका इलाज अब भी चल रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले तो उन्हें
खासतौर पर अपनी तबीयत पर ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन सियासी तौर पर वो हमेशा से मुखर रहे हैं, आगे भी रहेंगे, फिलहाल वो आराम फरमाएंगे। तो क्या ये जो दो तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनका परिवार कह रहा है कि वो आराम फरमाना चाह रहे हैं और ज़रूरत भी है, वहीं दूसरी तरफ जो तमाम दिग्गज नेता है वो कह रहे हैं कि उनके बाहर आते ही ये जो सियासी तौर पर जो एक मंच तैयार किया जाता है और ये कहा जाता है कि सियासी उठापटक एक बार फिर देखने को मिलेगी, तो दोनों में से किसका पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है? देखिए सुरभि, अगर बात उनके घर वालों की जाए तो घर वालों का भी कहना सही है कि उनकी अभी जो स्थिति है, उनकी जो अभी जिस प्रकार से उनकी अभी तबीयत बिगड़ी है, उनसे उनको अभी रेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ताओं का साफ तौर पे ये कहना है सुरभि कि अगर लालू प्रसाद यादव बाहर आते हैं तो राजनीति की जो उथल पुथल है उसकी स्थिति बरकरार रहेगी, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि लालू प्रसाद यादव की जो पकड़ है राजनीतिक में वो बहुत अच्छी है। तो जिस तरह अगर वो बाहर निकलेंगे, उनकी तबियत भी, चूंकि हमें पता है कि उनकी तबियत खराब है, लेकिन वो अंदर से ही बहुत सारे ऐसे काम कर रहे थे राजनीति को लेकर, लेकिन जब वो बाहर आएंगे तो ठीक। करिश्मा, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पलामू में लगातार कोविड अस्पताल के मरीजों द्वारा अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही और ऑक्सीजन की कमी की शिकायत मिल रही है। लोगों की शिकायत के बाद जिले के उपायुक्त शशि रंजन और एसपी संजीव कुमार ने MSMCH कोविड अस्पताल पहुंचकर मरीजों को मुहैया कराई। तो जो भी सुविधाएं अब तक मुहैया कराई जा रही हैं उसका जायजा लेने के लिए खुद पहुंचे और इसी दौरान उपायुक्त ने मरीजों को बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने को लेकर के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। का यहाँ पर GNM कॉलेज में जो हम लोगों ने 100 बेड बनाया है ऑक्सीजन बेड, उससे वो अभी कार्यरत है। लोग पेशेंट एडमिट भी हैं। हमारे जो डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी हैं दिन रात काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसको अच्छा बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं। तो यहाँ पर भ्रमण किया जा रहा है और यहाँ पर जो भी कमियां हैं उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे और जो ऑक्सीजन वगैरह का सप्लाई है वो हम लोग दुरुस्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है, वैसे वैसे कोरोना वैक्सीन को लेकर के लोगों में जागरूकता बढ़ाई जानी बेहद जरूरी हो गई है और यही कारण है कि वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंच रहे हैं लोग भी। आलम यह है कि वैक्सीनेशन सेंटर में अफरा तफरी का माहौल है, लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ हम लोग को वैक्सीन जब मिलता है 4 जगह का जाता है, 4 जगह का पहुँचाते यहाँ आता है। वैक्सीन डालने के साथ हम लोग शुरू होने के बाद भी हम लोग क्या कर रहे थे 80-90 वाले को पहले सीनियर को आप लोग कभी कर रहे हैं, आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग 2 लाइन लगवाए, एक सीनियर सिटीजन का, एक अदर का, 60+ और नीचे वाले का। और वहीं राजधानी रांची में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर रांची नगर निगम पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। इसी के तहत निगम ने पूरे शहर के मुख्य मार्गों को एक साथ सैनिटाइज करने का प्रयास किया है और यही वो दौर था जब लोगों ने देखा कि किस तरीके से नगर निगम की तरफ से ये सैनिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू की गई। सैनिटाइजेशन का काम तो पहले से ही स्टार्ट है। आज चूंकि बृहद पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, हम लोग शहर के जो मुख्य पथ है सारे मुख्य पथ को कवर करेंगे और सैनिटाइजेशन उसका सुचारू रूप से कराने का हम लोगों ने एक बृहद पैमाने पर उसका रूपरेखा तैयार किया है, जिसमें शहर के सभी मुख्य पथों को आज कवर किया जाएगा। देखिए, हम लोग सैनिटाइजेशन का काम लगातार कर रहे हैं। आज हमारा स्पेशल ड्राइव था। हमारे हर वार्ड में 6 से 8 कर्मी नियुक्त हैं जो कि हाथ वाले हैं, वो डेली करते हैं। व्हीकल हर अल्टरनेट डे पे पूरे वार्ड को सैनिटाइज करते हैं। ये हमारा रेगुलर वर्क पिछले 1 साल। और वहीं जमशेदपुर की खबर, जमशेदपुर के टैंक रोड स्थित 8 दुकानों में दोपहर को आग लग गई। इससे 2 दुकानों जलकर राख हो गई और लगभग 10 लाख रुपए का सामान भी पूरी तरीके से राख हो गया। वहीं 6 दुकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। तो घटना की सूचना मिलने के बाद से दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद से 1 घंटे का वक्त लगा जब दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू पाया।
लातेहार जिले के बालूमाथ ब्लॉक स्थित सीसीएल द्वारा संचालित तेतरिया खंड कोलियारी में फीटर के पद पर कार्यरत संजय कुमार की मौत हो गई। एम्बुलेंस और ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में कमी की वजह से मौत बताई जा रही है, जिसके बाद सीसीएल कर्मियों ने कोलियारी में काम बाधित कर दिया। वहीं सीसीएल के कर्मियों ने सीसीएल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीसीएल यहां से करोड़ों का मुनाफा कमा रही है, लेकिन सुविधा के नाम पर न तो अस्पताल, एम्बुलेंस और न ही रहने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें उपलब्ध कराया जाता। एम्बुलेंस मांगने लगे तो एम्बुलेंस जो है से पता चल रहा है कि यहाँ रात के मिलवे नहीं करता है। हम लोग के गांव देहात में जो है जखनी मांगते हैं तखनी मिलता है। उसके बाद पता चला जो गैस यहाँ है थी ऑक्सीजन गैस है। डॉक्टर के दौड़ के जाकर बोले जी सर गैस हुआ है चढ़ा दीजिएगा। डॉक्टर बोला जो हाँ। अब यहाँ आ रहे हैं तो पता चल रहा है जो गैस भी खुलबे नहीं करता है, खराब गैस है। एक दरमियान में जो है से रात से अगर हम लोग 12 बजे रात से दौड़ते दौड़ते 5 बजे जो है से भैया डेट कर जाते हैं संजय राम। और उसके बाद जो है से एम्बुलेंस सीसीएल का तो इसमें 100% लापरवाही है। हम लोग तेतरिया खंड के जितने कर्मचारी हैं इसको माइंस तो खुले हुए आज लगभग 28 साल हो गया मोटामोटी, लेकिन जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, यहाँ एक साधारण छोटा सा हॉस्पिटल भी नहीं है। हॉस्पिटल है तो उसमें एक पैरासीटामॉल भी नहीं मिलता है। फार्मासिस्ट भी कभी अभी तक है परमानेंट वो है तो बाउंडर है। डॉक्टर जो डिप्यूट किए हुए हैं वो सप्ताह में 1 दिन, महीना में 1 दिन आते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इसके पहले डीएम साहब, हमारे दादा क्षेत्र के महाप्रबंधक और हमारे परियोजना पदाधिकारी के साथ भी जो बात का हुआ था कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर को अपडेट करके रखेंगे, लेकिन आज तक हमारे परियोजना पदाधिकारी इस पर कोई पहल नहीं किए। परियोजना पदाधिकारी इसके लिए कोई मैंने अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई नहीं कर रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।